आखिर क्यों बाबा साहेब आजादी की लड़ाई से दूर रहे? आज की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बस इस वीडियो को पूरा देखिए। भारत में अधिकतर महान शख्सियतों के बारे में लोग दो खेमों में बंटे नजर आते हैं। एक वर्ग उनकी अच्छाइयों को गिनाता है तो दूसरा उन पर अंगुली उठाता है। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर भी इससे अछूते नहीं रहे। एक तरफ उन्हें संविधान निर्माता और दलित समाज का उद्धारक बताया जाता है, तो दूसरी ओर कुछ लोग स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा न लेने की बात कहकर उन पर निशाना भी साधते हैं। आंबेडकर के आलोचक दावा करते हैं कि वह अंग्रेजों के साथ थे और उन्हीं के मुताबिक काम करने की वकालत करते रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आंबेडकर का असल मकसद क्या था? दरअसल आंबेडकर का मकसद वही था जो स्थापना के वक्त कांग्रेस का था। 1880 से 1900 के दौर में कांग्रेस जैसे तमाम संगठन थे जो अपने समुदाय के लिए अधिकारों की मांग करते थे, जैसे कि सती प्रथा और बाल विवाह का अंत करवाना। फिर मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट और महार रेजिमेंट बनाने की मांग उठी। सिविल सर्विसेज में कैंडिडेट्स की उम्र बढ़ाने के लिए भी विरोध प्रदर्शन होने लगे ताकि ब्रिटिश हुकूमत में हिंदुस्तानियों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। ये मांगें बढ़ते बढ़ते 1929 में पूर्ण स्वराज और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंची। इस ऐतिहासिक क्रम पर नजर डालें तो पता चलता है कि आंबेडकर की मांग भी ऐसी ही थी। वह पहले अपने समुदाय की भलाई चाहते थे। उनका मानना था कि अगर किसी शख्स को समाज में सिर उठाकर चलने की आजादी नहीं तो उसके लिए देश की आजादी के कोई मायने नहीं। इसीलिए वह सत्ता में पिछड़े तबके की हिस्सेदारी चाहते थे, जिन्हें जातीय व्यवस्था ने ऐसे कामों तक सीमित कर रखा था जो सम्मान की नजर से नहीं देखे जाते थे। डॉ आंबेडकर दलितों की दुर्दशा के लिए हिंदू धर्म की ऊंच नीच वाली व्यवस्था को जिम्मेदार मानते थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की पैरोकारी करने वाली किताब मनुस्मृति की प्रतियां भी जलाईं। उनका कहना था कि हिंदू धर्म मनुस्मृति के हिसाब से चलता है, जिसमें ऊंच नीच कूट कूट कर भरा है। द फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में आंबेडकर ने लिखा है, मनु ने 4 वर्ण की वकालत की, फिर चारों वर्णों को अलग अलग रखने के लिए जाति व्यवस्था की नींव पड़ी। मनु ने जाति की रचना की या नहीं यह तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था के बीज जरूर बोए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में भी सत्ता और जमीन जायदाद में दलितों की हिस्सेदारी न के बराबर थी। डॉ आंबेडकर ने अपनी किताबों और लेखों में अनगिनत बार दलितों के उत्पीड़न, उनके जातीय तिरस्कार वाली खबरों का हवाला दिया। उनका मानना था कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को खत्म किए बगैर यह मुमकिन ही नहीं कि दलित समाज में सम्मान के साथ जी सके। यही वजह थी कि वह सत्ता में दलितों की हिस्सेदारी चाहते थे ताकि उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। आंबेडकर दलितों की दशा सुधारने वाली मांगों पर ही अड़े रहे। वहीं कांग्रेस लगातार अपनी मांगों और आंदोलन का दायरा बढ़ाती रही। उसने दलितों से जुड़े मसलों को अनदेखा तो नहीं किया, लेकिन उनकी स्थिति सुधारने के लिए कुछ किया भी नहीं। उसका मानना था कि जब आजादी मिल जाएगी तो दलितों के साथ होने वाले भेदभाव भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। वहीं आंबेडकर का कहना था कि छुआछूत अंग्रेजों की देन नहीं है, जो उनके जाने के बाद खत्म हो जाएगी। दलितों के साथ यह भेदभाव तो धार्मिक आधार पर सदियों से हो रहा है। आंबेडकर ने शोषितों और वंचितों को अधिकार दिलाने की अपनी मुहिम जारी रखी। उन्हीं की वजह से साइमन कमीशन वंचित तबके को प्रतिनिधित्व देने को राजी हुआ। वहीं कांग्रेस ने साइमन कमीशन के खिलाफ जोरदार आंदोलन चला रखा था। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। इसमें दलितों को 2 वोट देने का अधिकार था। 1 वोट से वे अपने समुदाय का प्रतिनिधि चुन सकते थे, दूसरे से किसी सामान्य वर्ग का। स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई कर रहे महात्मा गांधी ने पृथक निर्वाचन का जोरदार विरोध किया। उनका मानना था कि इससे दलितों और सवर्णों के बीच की खाई और बढ़ जाएगी। उन्होंने पृथक प्रतिनिधित्व के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी की तबीयत बिगड़ने के साथ आंबेडकर के पुतले जलाए जाने लगे। कई जगह दलित बस्तियों पर हमले भी हुए। आखिरकार आंबेडकर झुके
और 24 सितंबर 1932 को गांधी और आम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। इससे दलितों के पृथक निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया। हालांकि दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या राज्यों के विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% कर दिया गया। आप सभी कुछ समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे दूसरी कहानी लेकर अगली वीडियो में।